आगे ट्यूब्स है, एक रेस्पिरेटरी ट्यूब है और दूसरा डाइजेस्टिव ट्यूब है। तो फूड सिर्फ डाइजेस्टिव ट्यूब और इसोफेगस के अंदर जाएगा और ट्रेकिया और विंड पाइप के अंदर फूड इंटर नॉर्मली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे एक इनवॉलंटरी एक ऑटोनॉमिक जैसे रिफ्लेक्स मौजूद है, जिसके हवाले से क्या होता है, सबसे पहले जैसे आप देखिए, अज्यूम करें कि जैसे फूड इंटर नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, आप जैसे नॉर्मल है, तो मीन्स उस वक्त हमेशा इपिग्लाटिस एलिवेटेड पोजीशन में होता है। जब इपिग्लाटिस एलिवेटेड पोजीशन में होता है तो फेरेंक्स एंड गिलाटिस जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं और फेरेंक्स के जरिए जैसे देन एयर जो है एयर ट्यूब में जाती रहती है। तो जैसे ही हम जैसे स्वाल्विंग एक्शन करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि इपिग्लाटिस डाउन हो जाता है। इपिग्लाटिस जैसे डाउन होगा तो गिलाटिस जो आपको हो जाएगी, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कनेक्शन जैसे फेरेंक्स से आप ऐसे समझे कि खत्म हो गया, तो देन जो फेरेंक्स एंड डाइजेस्टिव ट्यूब जो आपस में जो इनका जैसे लिंक हो गया और जैसे फूड जो है अब डाइजेस्टिव ट्यूब में आता है। एसटीपी के अंदर बहुत ही अच्छी पॉइंट्स है, जैसे उनके हवाले से हमने कल भी इलस्ट्रेशन में देखा था कि जैसे स्वाल्विंग मैकेनिज्म में जो इनवॉलंटरी है, सबसे पहले इपिग्लाटिस एलिवेटेड पोजीशन में होता है, हमेशा इपिग्लाटिस एलिवेटेड और अप पोजीशन में होता है। टंग फोर्सेस द बोलस अगेंस्ट द सॉफ्ट पैलेस एंड क्लोज द नेजल कैविटी। और उसके बाद जैसे आप दूसरी पोजीशन में ये देख रहे हैं कि जैसे ये फेरेंक्स होता है, फेरेंक्स एंड जो ट्रैकिया और विंड पाइप है ये ओपन है। जैसे गिलाटिस इस वक्त जो ओपन है, गिलाटिस ओपन है बिकॉज इपिग्लाटिस एलिवेटेड पोजीशन में है। तो एपिग्लाटिस एलिवेटेड पोजीशन में फेरेंक्स के बाद जैसे गिलाटिस जो ओपन है, ये फेरेंक्स हुआ, फेरेंक्स पार्ट, और देन जो गिलाटिस ओपन है और एयर अंदर जा रही है, बट फूड जैसे नहीं जा रहा। उसके बाद जैसे बोलस जो है फेरेंक्स तक आता है, उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट इवेंट के अंदर जैसे इपिग्लाटिस इज पुश्ड फ्लैट ओवर गिलाटिस, इपिग्लाटिस इज पुश्ड फ्लैट ओवर गिलाटिस, गिलाटिस के, और उसके बाद जैसे देखिए गिलाटिस जो है बिल्कुल अलग हो गई, सेपरेट हो गई, और बोलस और यहाँ पे ये जो पार्ट था ये फेरेंक्स का पार्ट था। तो फेरेंक्स और ये जो गिलाटिस और देन ये ट्रेकिया, इनका जो जैसे ये बीच में जैसे इपिग्लाटिस आ गया, तो इपिग्लाटिस आने के बाद जो बोलस होता है वो सिर्फ डाइजेस्टिव ट्यूब में ही जाता है, एयर ट्यूब और ट्रेकिया के अंदर नहीं जाएगा। इपिग्लाटिस इज पुश्ड फ्लैट ओवर द गिलाटिस बाय upward movement of the larynx so that the food does not enter into the windpipe or trachea। इसमें क्या हुआ है कि एक एपिग्लाटिस डाउन हुआ है और गिलाटिस अप हुआ है एंड क्लोज हो गई। ये जब स्वाल्विंग मैकेनिज्म होगी तो उस वक्त ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्वाल्विंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त एपिग्लाटिस डाउन हुआ और गिलाटिस अप हुआ, यानी इससे अलग हुआ, फेरेंक्स से अलग हुआ, और ये गिलाटिस अब जो क्लोज हो गया। गिलाटिस को आप कैसे समझेंगे? गिलाटिस इज जस्ट ओपनिंग, एक ओपनिंग है जिसके जरिए जैसे एयर जो है अंदर जा रही है। किसके अंदर जा रही है? जैसे ट्रेकिया और विंड पाइप के जरिए ट्रेकिया और विंड। गिलाटिस एक ओपनिंग है, लैरिंक्स रीजन है, वॉइस बॉक्स, उसके अंदर वोकल कार्ड्स होते हैं, वोकल कार्ड्स के दरमियान जो स्पेस और गैप बनता है उसे गिलाटिस कहते हैं। ये जस्ट ओपनिंग के तौर पे काम करता है और उसमें जैसे एयर जो है आगे जो है ट्रेकिया की तरफ है। तो गिलाटिस अप हो गया एंड क्लोज हो गया और एपिग्लाटिस डाउन हुआ, तो रिजल्ट क्या हुई? रिजल्ट ये हुई कि इसोफेगस जो है ये ओपनिंग, जैसे इसोफेगस यहाँ पे जैसे ट्यूब जो आगे जो है उसके लिए जो है बोलस का ये पाथवे मिल गया और देन बोलस जो है इसोफेगस के अंदर गया। और एक और भी मजीद इलस्ट्रेशंस देखते हैं कि अगर आप कहीं से भी स्वाल्विंग मैकेनिज्म जो है आप समझ सके। ये दोनों डायग्राम्स साथ हैं जिसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि गिलाटिस जैसे ये ओपन है, जैसे बोलस अभी जो है ओरल कैविटी के अंदर है, तो उस वक्त जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये फेरेंक्स पार्ट है, फेरेंक्स एंड देन गिलाटिस का कनेक्शन है और जस्ट एयर ही इसमें जैसे पास हो रही है। तो फूड इसमें इस वक्त जैसे लाइक जैसे वो नहीं है, अभी फूड च्यूड फूड जो अभी सिर्फ ओरल कैविटी के अंदर है। तो उस वक्त क्या है? उस वक्त ये आप देखें एपिग्लाटिस अप है और गिलाटिस जो है जैसे ये गिलाटिस जैसे डाउन है और ये गिलाटिस ओपनिंग है, खुला हुआ है और ट्रेकिया के अंदर एयर जा रही है। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, जैसे आप ग्रीन कलर का दैट इज द बोलस, बोलस जैसे फेरेंक्स रीजन के अंदर आया तो ये देखिए एपिग्लाटिस डाउन हो गया, गिलाटिस क्लोज हो गई, गिलाटिस क्लोज हो गई। अब
जैसे वहां पे दोनों डायग्राम को आप कंपेयर करें, दोनों डायग्राम को आप कंपेयर करेंगे, जैसे ये फेरेंक्स पार्ट है, ये गिलाटस है, तो बीच में ये क्या आ गया, ये एपिगिलाटस डाउन हुआ। इसमें क्या देखें, ये फेरेंक्स पार्ट है और देन गिलाटस कंटिन्यू है, फेरेंक्स गिलाटस कंटिन्यू है, क्योंकि एपिगिलाटस अप है। जैसे एपिगिलाटस डाउन हुआ तो रिजल्ट क्या हुई कि बोलस जो फेरेंक्स में आया, फेरेंक्स के बाद देन ये इसोफेगस में चला जाएगा। ये क्योंकि पार्ट जो है गिलाटस पार्ट जो है अप हो गया और क्लोज हो गया, तो इसे हम कहते हैं स्वॉल्विंग मैकेनिज्म कहते हैं। होपफुली आपने इसमें थोड़ा सा समझ लिया होगा, यस या नो थोड़ा सा बताएं, अदरवाइज और भी हम देखेंगे कई और इलस्ट्रेशन के जरिए भी सीखने की कोशिश करेंगे। यस साहब, वाई आर एन, यस नो। मुजीब रहमान साहब, आपकी स्टूडेंट क्या कह रहे हैं? यस आप कह रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आपने समझ लिया, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा अल्टीमेटली। जैसे जब तक आप नहीं पढ़ेंगे या सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप यकीनन आप नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे मैं तो बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 2 into 3 = 6 आसान है, जब तक स्टूडेंट को याद नहीं करेगा तो ये भी मुश्किल हो जाएगा। तो याद करना होता है स्टूडेंट को अल्टीमेटली। ठीक है, बुक्स पढ़े, फर्स्ट ईयर के टॉपिक है, इंटीग्रेस में भी पढ़ रहे हैं और इतनी बड़ी इलस्ट्रेशन भी मौजूद है, टेक्स्ट भी मौजूद है। अब याद करना, पढ़ना, समझना आपका काम। यहाँ सिर्फ आपको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। अल्टीमेट जो वॉरियर तो आप हैं, हीरो तो आप हैं, लड़ेंगे आप इंटीग्रेस से तो वो तो आप हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। ठीक, किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि व्हाट इज यूस्टेशन ट्यूब, एसटीबी के अंदर मौजूद है। यूस्टेशन ट्यूब एसटीबी बुक के अंदर है, रीडिंग है। जैसे मिडिल ईयर से, जैसे एक फेरेंक्स का रीजन है जिसे हम कहते हैं नेजोफेरेंक्स रीजन, उसको कनेक्ट करने के लिए जैसे एक्सटर्नल ईयर है ये, देन मिडिल ईयर और देन इंटरनल ईयर। ईयर के जैसे 3 रीजन होते हैं, तो मिडिल ईयर से एक जैसे ट्यूब है या पाइप है, नेजोफेरेंक्स रीजन तक आता है, उस कनेक्शन का नेम होता है यूस्टेशन ट्यूब। एसटीबी बुक के अंदर इसके बारे में थोड़ी सी एक बॉक्स के अंदर पॉइंट है। ये ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं। इज अ ट्यूब दैट लिंक्स नेजोफेरेंक्स रीजन, नेजोफेरेंक्स, फेरेंक्स के 3 रीजन होते हैं, तो उसमें एक अपर जैसे नेजोफेरेंक्स रीजन है, किसके साथ उसकी कनेक्शन या लिंक होगा, मिडिल ईयर के साथ होगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसके जो फंक्शन है 2 होते हैं इस यूस्टेशन ट्यूब के। एक फंक्शन है प्रेशर इक्वलाइजेशन है और दूसरा फंक्शन होता है म्यूकस ड्रेनेज होता है। प्रेशर इक्वलाइजेशन की मीनिंग ये होती है, जैसे अक्सर ह्यूमन ईयर्स जैसे कभी कभार पॉपिंग साउंड जैसे कभी कभार हमारे कानों के अंदर आता है, खास तौर पे जैसे माउंटेनियस और हिली एरियाज के अंदर जब ड्राइवर्स या कभी कभार बहुत ड्राइवर्स होते हैं उनके यहाँ तो कानों के अंदर ये अक्सर होता है। बट अब कभी कभार जैसे हम जाए तो वहाँ पे जैसे ये ऐसी जो ट्रैवल होता है तो उसमें उस वक्त हमारे कानों के अंदर एक पॉपिंग साउंड जैसे प्रोड्यूस होता है, या जैसे फ्लाइट्स के अंदर भी कभी कभार ऐसे पॉपिंग साउंड जैसे प्रोड्यूस होता है। फेमिलियर टू एयरक्राफ्ट पैसेंजर्स, स्कूबा डाइवर्स और ड्राइवर्स इन माउंटेनियस रीजन, उनमें ऐसा एयर प्रेशर का जैसे प्रेशर इक्वलाइजेशन का कुछ इशू हो जाता है। फिर इवन जो एयरक्राफ्ट या जहाज जो एरोप्लेन होते हैं उसके अंदर बताया जाता है कि आप च्युइंगम खाएं या यार्निंग दें इस तरह से, ताकि जो है एयर प्रेशर आए, एयर प्रेशर इसकी इक्वलाइजेशन हो सके। उसके लिए जैसे कानों के जरिए जैसे एयर प्रेशर और देन जो है यार्निंग करने से या च्युइंग करने से तो उसको प्रेशर, एयर प्रेशर और जैसे अंदर का जो प्रेशर है उसकी इक्वलाइजेशन हो सके, उस वजह से जो है ये यूस्टेशन होता है। दूसरा जो है इसका काम होता है म्यूकस ड्रेनेज होता है। म्यूकस ड्रेनेज इस तरह से कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कभी कभार होती है, एलर्जीज भी होती है, जिसकी वजह से यूस्टेशन ट्यूब जो है वो जैसे ये ट्यूब स्वालिंग हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड जमा हो जाती है और यही फ्लूइड जो आगे जो है बैक्टीरिया वगैरह उसमें और मजीद जैसे इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसको ड्रेनेज या ड्रेन करने के लिए ये एक पाइप होना चाहिए। दूसरी मेम्ब्रेन्स भी होते हैं उनके भी ऊपर जैसे बैक्टीरिया या फंजाई अटैक करते हैं, उसकी वजह से जो म्यूकस बनती है उसको ड्रेन करने के लिए ये यूस्टेशन ट्यूब का होना जरूरी है। कहाँ होता है, थोड़ी सी इसकी इलस्ट्रेशन है। जैसे यूस्टेशन ट्यूब
जैसे ये एक्सटर्नल ईयर्स है और एक्सटर्नल ईयर्स के बाद ये मिडिल ईयर का पोर्शन है, मिडिल ईयर के बाद ये यूस्टेशन ट्यूब है। पर्सन का नेम था उस वजह से इससे आया यूस्टेशन ट्यूब। और ये जो नेसोफेरिंक्स रीजन, फेरिंक्स के 3 रीजन होते हैं, एक नेसोफेरिंक्स जो अपर रीजन है, एक ओरोफेरिंक्स, ओरो रेफर्स टू माउथ, ओरल कैविटी के बाद जो फेरिंक्स का रीजन आता है, तीसरा जो फेरिंक्स का रीजन होता है उसे कहते हैं लैरिंगोफेरिंक्स। लैरिंगो रेफर्स टू लैरिंक्स, क्योंकि उसके बाद लैरिंक्स का रीजन आता है। तो नेसोफेरिंक्स और मिडिल ईयर को कनेक्ट करने के लिए जैसे एक ट्यूब है दैट इज कॉल्ड, जैसे ये मिडिल ईयर है और मिडिल ईयर के बाद ये नेसोफेरिंक्स का रीजन है, उसको कनेक्ट करने के लिए यूस्टेशन ट्यूब होता है। प्रेशर इक्वलाइजेशन इसका जो है खास तौर पे फंक्शन होता है। ठीक है, इस तरह से जो एक थोड़ा सा एसटीपी बुक की पॉइंट। तो अब उसके बाद जैसे एक हमारे एसटीपी बुक के अंदर हेडिंग है पेरिस्टाल्सिस। जैसे एसटीपी बुक के अंदर आप आएंगे पेज नंबर 253, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस जस्ट आपको पता है कि जब भी हम फूड जैसे सवालों करते हैं, फूड सवालों करने के बाद जैसे वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस जैसे प्रोड्यूस होती रहती है टीआईडी के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। बिकॉज जैसे फूड जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आगे जाना है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे फूड जीआईटी के अंदर पास होना है। जैसे सबसे पहले जैसे सवालिंग एक्शन की मदद से फेरिंक्स से इसोफेगस, और इसोफेगस से हमें एहसास नहीं है, हमें एहसास नहीं है कि फूड पास हो रहा है, बट यहाँ पे वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस जैसे प्रोड्यूस होती रहती है, उसकी वजह से फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जा रहा होता है। उस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फूड की जो मूवमेंट्स होती है उनके लिए जनरल टर्म इस्तेमाल होता है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस जो है वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो होती रहती है in front of food and allowed by the wave of strong contraction of circle behind the food propel the mass of food। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये स्मूथ मसल हमारा जीआईटी स्मूथ मसल का बना हुआ है, जैसे उसमें फूड पास होगा तो उसमें एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। तो वेव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल होगी बिहाइंड द बोलस, जैसे बोलस पास हो रहा है उसके बिहाइंड भी जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगी, फोर्सेस इट टू फॉरवर्ड, ताकि इस फूड को फॉरवर्ड आगे डायरेक्शन में भेजा जाए। जैसे कोई भी अगर वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल इन फ्रंट ऑफ फूड इज अलोड बाय वेव ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल बिहाइंड द फूड, एक इन फ्रंट और दूसरा बिहाइंड। वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल इन फ्रंट ऑफ फूड, वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल इन फ्रंट ऑफ फूड रिलैक्सेशन, और बिहाइंड क्या है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किसकी होगी सर्कुलर मसल्स की बिहाइंड द फूड होगी, जिसकी वजह से क्या होगा इस देखें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स इन फ्रंट ऑफ फूड यानी वेव ऑफ रिलैक्सेशन है, और बैक साइड पे फॉलोड बाय वेव ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन सर्कुलर मसल बिहाइंड द फूड। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा प्रोपेल द मास ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और ऐसी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस का अपोजिट टर्म होगा एंटी पेरिस्टाल्सिस। और एंटी पेरिस्टाल्सिस में यकीनन क्या होगा, एंटी पेरिस्टाल्सिस जब हम कह रहे हैं कि पेरिस्टाल्सिस के हवाले से जैसे फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो एंटी पेरिस्टाल्सिस में क्या हो सकता है, एंटी पेरिस्टाल्सिस में अगर स्टमक जो भरा हुआ है गैस्ट्रिक, जैसे ये जो स्पेस है स्टमक उसके अंदर, जैसे अगर हम फूड खाएं भरा हुआ है स्टमक, तो कभी कभार किन डिसऑर्डर्स की वजह से, डिजीज की वजह से वोमिटिंग जैसे होती है ना, वोमिटिंग होती है, तो जितने भी गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं, वोमिटिंग की वजह से जितने भी गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं वो सब जो है रिवर्स डायरेक्शन में वापस जैसे वोमिटिंग की सूरत में माउथ से, ओरल कैविटी माउथ से बाहर आ जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं एंटी पेरिस्टाल्सिस। यानी जो भी फिनोमेना अभी हम देख रहे हैं इसका जो बिल्कुल अपोजिट होगा दैट इज कॉल्ड एज एंटी पेरिस्टाल्सिस, और इसकी वजह से जैसे दैट इज एंटी पेरिस्टाल्सिस की वजह से जैसे अपोजिट डायरेक्शन में ये फूड जो है जीआईटी से जैसे बाहर जाता है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा इसकी डिटेल तो नहीं है बट ये जहन में होना चाहिए, पेरिस्टाल्सिस एंटी पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, तो इन पेरिस्टाल्सिस वेव ऑफ रिलैक्सेशन इन फ्रंट ऑफ फूड, wave of relaxation in front of circular muscle in front of food is followed by
वेव ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल उसके बैक साइड में, तो यकीनन क्या होगा, ये फूड जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे मूव करेगा। यहाँ पे जो है जैसे वेव ऑफ सर्कुलर मसल को रिलैक्सेशन की, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट जो है फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिससे हम कहेंगे पेरिस्टाल्सिस। एज द फूड मूव्स इट एक्सपेंड्स द ट्यूब, जैसे ही फूड मूव करेगा, जैसे आप देखिए अगर जो इसोफेगस है वो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा है, जैसे ही बोलस से पास होगा तो ये जो रीजन है थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, थोड़ा सा वाइड हो गया, बड़ा हो गया है, ठीक है। जैसे यहाँ से तो बोलस नहीं पास हो रहा है, बट जिस जिस इसोफेगस से बोलस पास हो रहा है तो थोड़ा सा ये वाइड भी हो गया है या एक्सपेंड हो गया है। As the food moves in, it expands the tube wall. The expansion stimulates the peristalsis, जिसकी वजह से और मजीद जैसे पेरिस्टाल्सिस या ये ऐसी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती रहती है। Sometimes the peristalsis becomes opposite in direction called anti-peristalsis that lead to vomiting. कोई डिटेल या फिनोमेना नहीं है, हिस्ट्री बुक के अंदर भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, बट डायरेक्शन आपको ये ज़हन में होना चाहिए, जब पेरिस्टाल्सिस होगा यकीनन तो उसका एंटी पेरिस्टाल्सिस, जिस डायरेक्शन में फूड स्टमक तक आया तो इसी डायरेक्शन में वापस भी जा सकता है वोमिटिंग की सूरत में, दैट इज कॉल्ड द एंटी पेरिस्टाल्सिस। होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा। सबसे पहले आप देखिए, जैसे बोलस फेरेक्स से इसोफेगस की तरफ आता है, इन फ्रंट ऑफ बोलस जो मसल्स होती है सर्कुलर मसल्स, इनमें रिलैक्सेशन होती है, बिहाइंड जो होता है उसमें स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शंस होती है, जिसकी वजह से बोलस आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो इसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस कहेंगे। जैसे ही बोलस पास होगा तो ये इसोफेगस की वॉल्स है तो ये थोड़ी सी एक्सपेंड होती है, वाइड होती है, जिसकी वजह से और भी जैसे पेरिस्टाल्सिस या वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती रहती है। रिजल्ट क्या होगी कि रिजल्ट ये होगी, फूड या बोलस जो अभी बोलस है कहाँ तक पहुंचेगा, अब बोलस जो है स्टमक तक पहुंचाएगा, अपोजिट डायरेक्शन होता है उसे एंटी पेरिस्टाल्सिस। ज्यादा आपका काम है थोड़ा सा याद करना समझना, आप आगे आपका काम। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि किस तरह से ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जैसे देखें, लाइक जैसे बैक साइड पे कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स हैं और ये बोलस को, फूड बोलस को आगे जैसे प्रेस करें, और इसी तरह से ये यकीनन जैसे आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी दी गई है, यानी जैसे बोलस पास होगा तो उसके बाद जो है वह यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, आगे जो बोलस से आगे जो रिलैक्सेशन होती है, इस तरह से होता है। तो जैसे बोलस पास होता है तो वो वाल जो है स्टमक, ये इसोफेगस की वाल है थोड़ी सी एक्सपेंड होती है, जिसकी वजह से और मजीद ऐसी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है। अल्टीमेटली क्या होगा, बोलस जो है इसमें पहुंचेगा, बोलस जो है अब स्टमक में पहुंचेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कंटिन्यूस ट्यूब है हमारा जीआईटी जो है कंटिन्यूस ट्यूब है, कंटिन्यूस ट्यूब की मीनिंग ओरल कैविटी से लेकर अप टू द एनस कंटिन्यूस ट्यूब है। तो जस्ट आपने ये भी पढ़ा है कि जैसे हर एक पार्ट स्पेशलाइज्ड नेचर होता है स्ट्रक्चर के भी हवाले से और उनके फंक्शन के भी हवाले से। तो जस्ट इसोफेगस का इतना ही काम है कि फेरिंक्स से फूड को आगे मूव करना, कहाँ तक, स्टमक तक ये काम होता है। जस्ट एक स्ट्रेट ट्यूब का, इस स्ट्रेट ट्यूब का नेम होता है, स्ट्रेट ट्यूब का नेम है दैट इज इसोफेगस। ओ ई से भी लिखते हैं, जैसे आपको पता है ओ ई एस ओ, ऐसे भी लिखते हैं, जस्ट ई से भी लिखते हैं इसोफेगस। ठीक है, तो ये इस तरह से अब जो फूड जो है स्टमक तक पहुंच गया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में आएंगे कि स्टमक जैसे उसमें इसोफेगस और देन स्टमक। इसोफेगस की थोड़ी सी जैसे टेक्स्ट है, esophagus is the part of the digestive tube that extends between the pharynx and the stomach. pharynx और stomach के दरमियान है, और ये टोकिन टाइप की सवाल है कि लाइक 25 सेंटीमीटर इसकी जो है लाइक ये लेंथ है इसकी, and begins at the base of the pharynx and descend behind the trachea। जैसे फ्रंट पे जैसे ट्रेकिया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसके बिहाइंड जो है, अभी जैसे हमने स्वॉलोइंग मैकेनिज्म पढ़ी थी तब भी हमें नजर आया था, फ्रंट पे जैसे ट्रेकिया है और बैक साइड पे इसका इसोफेगस है, इसोफेगस डिसेंड बिहाइंड द ट्रेकिया। Digestion which started in the oral cavity continues into the esophagus. Esophagus is the passageway, so no digestion takes place here. Passageway की मीनिंग है जस्ट रास्ता है, जस्ट रास्ता है, और क्योंकि आगे जैसे स्टमक तक ही फूड जाना है तो फेरेंक्स से फूड स्टमक तक आता है, तो बाय द हेल्प ऑफ इसोफेगस आता है। जस्ट फौरन पास होके
स्टोमक स्टमक तक आ जाता है। स्टमक तक तो इसे हम कहते हैं कि ये पैसेज वे है, जस्ट पैसेज वे है, जिसकी वजह से फूड फेरिंग्स से पास हुआ, देन इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक में है। तो इस तरह से जो छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं, टोकिन टाइप के भी कुछ सवाल है, जैसे एक लोकेशन है, कहाँ पे प्रेजेंट है, साइज क्या है, और ये भी मैं बायोलॉजी को ओवरऑल जैसे कहता है टोकिन टाइप के सवाल है, बस याद करना ये है, याद करना थोड़े से प्रोसेस हैं, और बाकी इतनी कोई डिटेल तो है ही नहीं। जैसे क्रेमिंग टाइप के सब्जेक्ट है, क्रेमिंग टाइप के मेमोराइजेशन टाइप का सब्जेक्ट है, तो आप मेमोराइज करते जाएंगे। और अक्सर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है, जब मेमोराइजेशन नहीं होती है तो कहते हैं कि हमें समझ भी नहीं है। तो ये अलग थोड़ी सी फिनोमेना है। मेमोराइज करना जरूरी है, मेमोराइज करना जरूरी। जो चीजें आप थोड़ा बहुत समझ भी रहे हैं उसको मेमोराइज करेंगे तो आखिर तक कहेंगे हाँ हमने समझ लिया। मेमोराइजेशन आप नहीं करेंगे तो दूसरे दिन कहेंगे हमें तो कुछ समझ भी नहीं, या क्लास खत्म होने के बाद जैसे कहते हैं कि आज का टॉपिक तो बिल्कुल नहीं समझे, ऐसे कभी कभार कहते हैं कि बायोलॉजी का टॉपिक तो बायोलॉजी पूरी हमें नहीं समझ। उसके लिए जरूरी है कि आप मेमोराइजेशन करें, क्रेमिंग करें। जब आप क्रेमिंग करते जाएंगे तो इतनी आपकी जो सब्जेक्ट्स है, ये बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स स्ट्रांग। इवन मेडिकल साइंसेस में जैसे पोजीशन होल्डर भी होते हैं, वो भी क्रैमिंग करते हैं, बहुत ज्यादा क्रैमिंग मेमोराइजेशन जिसकी पावर अच्छी होती है वही जो पोजीशन होल्डर होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप क्रैमिंग करते हैं। आपको यही इनलार्ज सेगमेंट है। इनलार्ज क्यों कहते हैं भाई? इनलार्ज इस वजह से कहते हैं बिकॉज जैसे इसोफेगस था वो तो नैरो पार्ट था, इतना बड़ा उसका डायमीटर नहीं था, बट जैसे स्टमक पार्ट आता है तो ये थोड़ी सी इस जीआईटी की जो साइज है, थोड़ी सी डायमीटर के हवाले से ये वाइड हो गई, तो उसे कहेगी इनलार्ज सेगमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन द लेफ्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। लेफ्ट पार्ट जैसे अगर हम अपनी बॉडी के हवाले से देखें तो लेफ्ट साइड जैसे ये रिब केज एंड स्टर्नम खत्म हुआ, और उसके बाद बीच में जैसे आपको पता है डायाफ्रेम है, डायाफ्रेम की शीट के नीचे लेफ्ट साइड पे स्टमक होता है। पहली डायग्राम जैसे ह्यूमन की डायग्राम है जिसमें पूरा जीआईटी आपने देखा था, तो उसमें भी आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। एसटीबी में भी डायग्राम है, एनटीबी में डायग्राम है। आप स्टमक को देखेंगे लेफ्ट साइड पे, स्टमक लेफ्ट साइड पे होता है, लिवर राइट साइड पे होता है, ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, स्टमक लेफ्ट साइड, लेफ्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन इमीडिएटली बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होता है। और इसकी जो ओवरऑल जो शेप के हवाले से जैसे जे शेप इसको कहा जाता है, व्हेन एम्प्टी द स्टमक इज कंटीन्यूअस विद द इसोफेगस। जब ये खाली होता है तो जाहिर खाली मीन्स फूड इसमें नहीं होता है, तो यकीनन हम इसे कहेंगे ये एम्प्टी है, स्टमक एम्प्टी है। जैसे हमें जो भूख लगती है तो कहते हैं कि हमारा स्टमक एम्प्टी हो गया, एम्प्टी की मीनिंग है ये खाली जगह। तो व्हेन एम्प्टी द स्टमक इज कंटीन्यूअस विद द इसोफेगस इंटीरियरली एंड एम्प्टाइज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन पोस्टीरियरली। ठीक है, तो जब स्टमक खाली होता है और उसके बाद जैसे खाली होता है तो इसका फूड कंटेंट कहाँ जाएगी? फूड कंटेंट यकीनन आगे नेक्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है, पहला पार्ट है ड्यूडेनम, उसके साथ इसका कनेक्शन होता है जो, तो सारा स्टमक का फूड जो अब आगे जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, सवाई वोमिटिंग या एंटी पेरिस्टालसिस के फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे ही फूड जाएगा। स्टमक के बाद यहाँ पे रुकता है आर्जी तौर पे 4 to 6 आवर्स तक यहाँ पे फूड की प्रोसेसिंग होती है, डाइजेशन होती है, और जब तक ये फूड बड़ा होता है ऐसा थोड़ा बहुत इसमें डाइजेशन का भी अमल हो रहा होता है। देन आगे स्टमक का काम है कि आगे जो है जैसे हाफ डाइजेस्टेड फूड हो तो आगे भेजना उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो देन जो है एम्प्टाइज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पोस्टीरियरली, यानी जो पोस्टीरियर पार्ट है उसके जरिए, जैसे ये पोस्टीरियर पार्ट के जरिए अपने जितने भी कंटेंट्स होंगे वो सब उनको आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेंगे। इसका जो इंटीरियर पार्ट है, ये इंटीरियर पार्ट इसोफेगस से कनेक्टेड है, इंटीरियर पार्ट इसोफेगस से कनेक्टेड है, पोस्टीरियर पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये आगे जितने भी कंटेंट्स होंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजेंगे। और जस्ट इस ये जो है सहकार बैग है, जस्ट हम कहेंगे सहकार बैग लाइक स्ट्रक्चर है। और जब ये खाली होता है तो इतना एक्सपेंशन नहीं होती है, जब फूड से भर जाता है तो इसमें एक्सपेंशन होती है। तो बैग या सैक है तो यकीनन यहाँ पे भी स्फिंक्टर्स होने चाहिए। तो कोई भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है जिसमें मटेरियल्स की मूवमेंट होती है, तो इन मटेरियल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए स्मूथ मसल्स के स्फिंक्टर्स होते हैं। जैसे स्फिंक्टर्स ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो यानी ये जो उस जगह पे लाइक वो क्लोज हो जाएगी, वो
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे भी स्फिंक्टर है और इस जगह भी स्फिंक्टर है। एक बार जैसे फूड आया, जैसे स्टमक के अंदर एक बार जैसे फूड आया तो यहाँ पे भी स्फिंक्टर और नीचे पोस्टीरियर एंड पे स्फिंक्टर, तो फूड यहीं पे स्टॉप होगा, रुकेगा, डायरेक्टली इस तरह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ नहीं जाएगा या वापस जैसे इसोफेगस में नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों एंड्स पे, इंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड पे स्फिंक्टर्स है। इंटीरियर एंड पे जैसे कार्डियक स्फिंक्टर है, पोस्टीरियर एंड पे पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जिनके नेम आपको याद करने, कार्डियक एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। जैसे